और मुंगेर में फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दिख रहा शख्स उप मुखियापति है जो आरजेडी सरकार के आने की खुशी में फायरिंग कर रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये उप मुखियापति अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है। खुशी जाहिर करने का ये गलत तरीका इसने अपनाया है। राइफल हाथों में लेकर गोली चलाया जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनी, आरजेडी की सरकार बनी और इसने खुशी व्यक्त करने का यही तरीका अपनाया, गोली चलाई और इसका वीडियो भी बनाया। सोशल मीडिया पर फिलहाल ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और राजधानी पटना सहित पूरे बिहार के नगर निगम कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रखा था, जिसकी वजह से न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के तमाम जिले में गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसके बाद लोग बेहद परेशान थे। लेकिन डिप्टी सीएम की पहल और बातचीत के बाद कर्मचारी संघ ने हड़ताल वापस ले लिया है और सुबह होते ही साफ सफाई का काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। पटना से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। पूरे बिहार के नगर निगम कर्मचारियों ने 10 दिनों तक स्ट्राइक कर रखा था और साफ सफाई ठप हो चुका था, जिसकी वजह से राजधानी पटना सहित पूरे बिहार के कई जिले में गंदगी का अंबार लग गया था। लेकिन कल देर रात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के बाद जो नगर निगम के कर्मचारी थे उन्होंने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया और उनकी मांग थी कि उनकी सेवा को नियमितीकरण किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। जब तेजस्वी यादव से उनकी वार्ता हुई और वार्ता सफल हुई, उसके बाद उन्होंने अपना स्ट्राइक वापस ले लिया। लेकिन उनके 10 दिनों तक चले हड़ताल ने न सिर्फ राजधानी पटना की बल्कि बिहार के कई जिलों की स्थिति अस्त व्यस्त कर दी थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहल की और उनकी पहल के बाद इस स्ट्राइक को वापस ले लिया गया और उसके बाद एक बार फिर से साफ सफाई शुरू कर दी गई है। और जाहिर सी बात है, स्मार्ट सिटी पटना पिछले 10 दिनों में बुरी तरीके से गंदगी के अंबार से पटा हुआ था। लोग बेहद परेशान थे, लेकिन आखिरकार उप मुख्यमंत्री के पहल के बाद, उनकी वार्ता के बाद कर्मचारियों ने स्ट्राइक वापस ले लिया था और एक बार फिर से साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग के अलावा मद्य निषेध विभाग को भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी। इन दोनों विभागों ने पिछले एक दिन पहले 24 घंटे में 2500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी की गिरफ्तारी शराबबंदी कानून के उल्लंघन के आरोप में की गई। मद्य निषेध विभाग इसे अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दे रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून प्रभावी होती तो पिछले 6 सालों में गिरफ्तारी की संख्या जरूर कम हो जाती, लेकिन बिहार में लोगों ने शराबबंदी कानून को विफल बता दिया है। वहीं जेडीयू ने अधिक से अधिक गिरफ्तारी को सरकार की सकारात्मक परिणाम का असर बताया है। तो कल के दिन में जो अरेस्टिंग की संख्या है वो 2500 के ऊपर है, जो इतनी बड़ी संख्या में अरेस्टिंग पहली बार हुई है। और जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे। शराबबंदी ये है कि पूरा शराबबंदी बिहार में फेल है। शराब मिल रहा है, लोग अगर पकड़े जा रहे हैं तो शराब पी कहाँ से रहे हैं या बेच कहाँ से रहे हैं। 2500 लोग एक दिन में ये कुशासन बाबू सिर्फ झूठ के हेडमास्टर हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, इसकी तस्करी में शामिल होते हैं, अवैध कारोबार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जाती है और उसी का नतीजा है कि आपने बताया कि 24 घंटे के अंदर इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे भी कड़ाई से इस कानून को लागू किया जाएगा, गिरफ्तारियां भी होंगी। और ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है कि अगर किसी की भी संलिप्तता इस तरह की एक्टिविटीज में होंगी तो किसी भी कीमत पर इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने देर रात पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया है। पीएमसीएच पहुंचे तेजस्वी वहां की अव्यवस्था देखकर भड़क गए और डॉक्टरों की क्लास लगाई। तेजस्वी यादव के सामने मरीज और उसके परिजनों ने कई तरह की समस्याएं रखी। तेजस्वी यादव ने सभी समस्याओं का जल्द ही निवारण करने का आश्वासन दिया है। तो स्वास्थ्य कर्मियों की तेजस्वी यादव यानी कि नए स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम ने क्लास लगाई है। वो देर रात पीएमसीएच पहुंचे और वहां पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पीएमसीएच की ये तस्वीर है। तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टरों से उनकी बातचीत चल रही है, उन्हें फटकार लगाई जा रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि सफाई की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही
जो मरीज हैं उन्हें भी हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको पीएमसीएच के दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव वहां पर अलग अलग कमरे में जाकर मरीजों से तो बातचीत कर ही रहे हैं, साथ ही डॉक्टरों से भी उनकी बातचीत हुई है। पीएमसीएच गए थे हम लोग टाटा वार्ड में, उसके बाद हम लोग जो है गर्दनी बाग के अस्पताल में हम लोग गए, और एक इनकम टैक्स के बगल में गार्डनियर अस्पताल है, वहाँ पे हम लोग निरीक्षण हम लोगों ने किया। 2 अस्पताल में तो डॉक्टर थे, पेशेंट नहीं थे, फिर भी वहाँ दवा वगैरह था, कर्मचारी थे। मतलब कोई पेशेंट आता है तो अटेंड करने की ये लोग थे। लेकिन पीएमसीएच के खास तौर पे बाकी सारा तो सब ठीक है, लेकिन जो आपका ये जो टाटा वार्ड जो है वहाँ की हालात जो है पत्थर थे। हमें सूचना मिली थी क्योंकि वहाँ गरीब लोग जो है ज़्यादातर मरीज़ अलग अलग ज़िलों से बिहार के लोग आते हैं, तो हम लोग जाकर के देखना था कि भाई क्या दिक्कत है। सूचना के आधार पर प्रैक्टिकली जाके देखे, चाहे दवा की बात हो, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर कोई नहीं था, दवा की व्यवस्था नहीं थी, साफ़ सफाई नहीं था, पेशेंट जो है वो उनको सुविधा नहीं मिल रही थी, तो हर चीज़ में जो है लापरवाही देखी गई। तो इसको हमने बोला, सुपरिटेंडेंट को भी बुलाया, जिम्मेवारी बनती है आपकी, कार्रवाई होगी। जो कोई रोस्टर नहीं था, कोई अटेंडेंस नहीं था, झूठ बोल रहे थे लोग, साफ झूठ जो है पकड़ा गया, तो कार्रवाई तो होगी। देखिए, और कैश कांड में फंसे कांग्रेस पार्टी के तीनों विधायकों पर आज स्पीकर कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। अगर आज ये तीनों विधायक सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ एक तरफा फैसला हो सकता है। तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी पर अपनी ही सरकार गिराने की साजिश का आरोप है। इन्हें 30 जुलाई को 49 लाख रुपए कैश के साथ कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन्हें कांग्रेस पार्टी ने भी निलंबित कर दिया था। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार पेश नहीं होने पर स्पीकर मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं। इस फैसले के तहत तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। यदि तीनों विधायक सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का यह फैसला एक तरफा भी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इन तीनों विधायकों को लेकर अहम फैसला हो सकता है। अगर ये सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं तो स्पीकर अपना फैसला सुना सकते हैं। तो बता दें आपको कि कैश कांड पर यह सुनवाई होनी है और आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित करने की भी बात कही। आलमगीर आलम ने इसकी शिकायत की थी। 49 लाख रुपए के साथ ये तीनों ही विधायक कोलकाता में पकड़ाए थे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। यूपी के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। करोड़ों के टैक्स चोरी करने का आरोप राजनीतिक पार्टियों के नाम पर है और राजनीतिक पार्टियों ने फर्जीवाड़ा किया है, इस बात की जानकारी भी मिली है। इसी के तहत आईटी की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। करोड़ों के टैक्स चोरी करने के आरोप राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक पार्टियों पर लगाए गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली प्रवास ने प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पिछले 5 दिनों से राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में जमे हुए हैं। राज्यपाल के वापस रांची लौटते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदस्यता से संबंधित मामले के समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है। हर दिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल रांची से लौट सकते हैं, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। राज्यपाल को लेकर हो रहे इंतजार की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड की राजनीति में संशय की स्थिति अब भी बरकरार है। हेमंत सोरेन का क्या होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां राज्यपाल रमेश बैस 2 सितंबर से ही दिल्ली में डटे हुए हैं, वहीं आज 7 सितंबर होने के बावजूद भी ये पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर उनकी वापसी कब होगी और उनकी वापसी के बाद हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर जो चुनाव आयोग के द्वारा राय भेजी गई है राजभवन को, उससे कब सार्वजनिक किया जाएगा या फिर राजभवन के द्वारा फिर से
चुनाव आयोग को अपनी राय के साथ कब भेजा जाएगा। इस बीच जो विधानसभा का विस्तारित सत्र हुआ, उस विस्तारित सत्र में सरकार ने जरूर विश्वास मत हासिल किया है और विश्वास मत 48 वोटों के साथ हासिल किया है। बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि किसी भी दिन, अगर हम आज की भी बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस अगर वापस दिल्ली से रांची पहुंचते हैं तो फिर से एक बार सबकी निगाहें इसी राजभवन पर टिक जाएंगी, क्योंकि यहीं से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाग्य का फैसला होना है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। और इसी बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां गार्ड की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गार्ड की हत्या की है और एक व्यक्ति को जख्मी भी कर दिया है। जोगसर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां अपराधियों ने गार्ड की हत्या कर दी है। साथ ही साथ एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था वो भी जख्मी हो गया है, घायल हो गया है। अपराधियों ने गार्ड की गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं किशनगंज की धवेली पंचायत की वार्ड संख्या 13 में डोरिया गांव में लोधाबाड़ी होते हुए मुशहरा जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क रेतुआ नदी में कटकर विलीन होने की कगार पर है। 3 से 4 फीट सड़क कटाव की वजह से पहले ही नदी में विलीन हो चुकी है और सड़क की ऐसी हालत पर भी विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई पहल नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस बचाने के लिए, क्योंकि ये नया बना है रोड। पहली बार देख रहे हैं कि रोड नया बना है, इसको बचाना चाहिए सरकार को। अभी तक कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है देखने के लिए, कोई खबर लेने के लिए कोई भी अभी तक नहीं आया है। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह बचाया जाए, हाँ, क्योंकि नदी दूर में था, अब 1 दिन के अंदर यहाँ इतना नजदीक में आ गया है। तो 1 घंटे के अंदर हो सकता है 2 घंटे के अंदर रोड पार कर दे। जो रोड जब खत्म होगा उसके साथ में गांव भी खत्म हो जाएगा। समस्या यही है कि डोरिया वार्ड नंबर 13 में जी मुख्यमंत्री सड़क में 2-3 फीट सड़क ले चुका है नदी जी। पूरा प्रशासन को फोन किए हैं जी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। जसवाल जी को भी फोन किए हैं, विधायक जी को भी फोन किए हैं जी। तो आगे देखें क्या कर रहा है जी। और झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू हो गई है और उन स्कूलों के बच्चे बड़ी ही आसानी से जर्मन लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं। इनमें रांची के बरियातू का सरकारी स्कूल भी शामिल है, जहां के बच्चे फर्राटे से जर्मन भाषा बोल लेते हैं। कोलकाता की मैक्स मुलर संस्था की मदद से रांची के 3 सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू हो गई है। जल्द ही झारखंड के तमाम सरकारी स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जर्मन में कैसे कहते हैं जालेन को? नूल, आइंस, ज़्वाई, ड्राई, फियर, फुन्फ, जेक्स, जीबेन, आक्ट, नॉइन, जेन। रांची में जो 3 स्कूलों में स्टार्ट हुआ है, एक पांड्रा रातू में और एक बरियातू स्कूल में और एक तेतरी में, तो इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है बच्चों की तरफ से। शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि जिस तरह बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज को जानते हैं उसी तरह से वो विदेशी भाषा को भी जाने, ताकि उनका जो सपना हो वो बहुत ऊंचा हो। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।